हो सकता है कि आप में से कई लोग ये बात ना जानते हों कि इजराइल और ईरान हमेशा से ही दुश्मन नहीं थे। एक टाइम था जब दोनों के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे। ये काफी शॉकिंग है पर ये सच भी है। और यही दोनों कंट्रीज एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी हुआ करते थे। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले जब ईरान ने शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का रूल था, तब ईरान ने इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हुए थे। उस समय ईरान उन कुछ मुस्लिम कंट्रीज में से एक था जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता था। दोनों के बीच कॉमन गोल्स थे, जैसे अरब नेशनलिज्म का अपोजिशन करना और कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकना। इजराइल ने ईरान को मिलिट्री और टेक्निकल हेल्प दी थी और ईरान ने इजराइल को ऑयल सप्लाई किया था। दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इंफॉर्मेशन शेयर करा करती थी, जिस वजह से उनकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग बनी रही। लेकिन 1979 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब सब कुछ बदल गया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और उसकी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली चेंज हो गई। नई गवर्नमेंट ने इजराइल को एक इलीगल ज़ोनिस्ट कंट्री और अमेरिका को बिग सतन कहना स्टार्ट कर दिया। ईरान ने इजराइल के साथ अपने सारे में मतलब डिप्लोमेटिक, बिजनेस और पॉलिटिकल रिलेशंस तुरंत तोड़ दिए। तेहरान में इजरायली एम्बेसी को पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के हवाले कर दिया गया था। ये आइडियोलॉजिकल चेंज जो इस्लामिक वैल्यूज पर बेस्ड था, इजराइल ईरान राइवलरी की शुरुआत बन गया। रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने डायरेक्टली इजराइल से लड़ने की बजाय अलग अलग आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन ग्रुप्स को प्रॉक्सीज बोला जाता था। ईरान इनके थ्रू अपनी पावर शो करता था, इजराइल को चैलेंज करता था और अपने रेवोल्यूशनरी थॉट्स को स्प्रेड करता था। इसमें लेबनान का हिजबुल्ला, गाजा का हमस, यमन का हाउदी रेबल्स और इराक सायरा के शिया ग्रुप्स शामिल हैं। इन ग्रुप्स के थ्रू ईरान का इन्फ्लुएंस मेडिटेरियन तक बढ़ गया था। इस इनडायरेक्ट वॉर में सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर अटैक्स और टारगेट किलिंग्स भी शामिल थे। दोनों कंट्रीज डायरेक्ट लार्ज स्केल वॉर से बचे रहे। इजराइल ने भी सायरिया में ईरान लिंक टारगेट्स पर बार बार स्ट्राइक्स किए और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर अटैक का ब्लेम भी उस पर लगा दिया। दोस्तों, पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमस के इजराइल पर अटैक हुआ और उसके बाद गाजा में इजरायली मिलिट्री एक्शन ने टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इजराइल का फोकस हमस और हिजबुल्ला को वीक करने पर था, जो ईरान के इन्फ्लुएंस पर एक डायरेक्ट अटैक था। जब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स वीक हुए और इजराइल ने ओपनली अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को टारगेट करने का डिसीजन लिया, तब दोनों कंट्रीज के बीच डायरेक्ट वॉर का रास्ता खुल गया। अभी रिसेंटली फ्राइडे जून 13, 2025 को इजराइल ने एक मैसिव और यूनिक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया। इजरायली PM बेंजामिन ने इसे इजराइल के हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बोला और कहा कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक जरूरत है। इजरायली एयरफोर्स के लगभग 200 प्लेन्स ने रात भर 100 से ज्यादा जगहों पर 330 बॉम्ब्स गिराए। सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट्स नतांज और इस्फहान के पास न्यूक्लियर साइट्स थे, जो ईरान के न्यूक्लियर प्लान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। IAEA ने कंफर्म किया कि नतांज के अंडरग्राउंड पार्ट्स को डायरेक्ट डैमेज हुआ है। इजराइल ने ईरान के वेस्टर्न एरियाज में मिसाइल्स और ड्रोन्स के स्टोरेज और लॉन्च पॉइंट्स को भी हिट किया है, जैसे कि करमनशाह। इजराइल ने जानबूझकर ईरान के सीनियर मिलिट्री लीडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया और रिपोर्ट्स के हिसाब से IRGC के लीडरशिप को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इस अटैक के रिस्पॉन्स में ईरान ने तुरंत मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल पर फायर किए हैं। ईरान ने बोला कि उनके अटैक्स इजराइल के मिलिट्री बेसिस और सिटीज को टारगेट कर रहे थे। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी मिसाइल्स को स्टॉप किया, लेकिन कुछ मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंच गए, जिससे डेथ और डैमेज हुआ है। तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़ी सिटीज में ईरानियन मिसाइल्स गिरे हैं, जिससे लोगों में पैनिक स्प्रेड हो गया है। रिपोर्ट्स और रिपोर्टर्स के मुताबिक हाइफा के एक ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने कुछ नए रेडार प्रूफ मिसाइल्स यूज किए हैं। जून 14 से 17 के बीच दोनों देश एक दूसरे पर कॉन्टिन्यूअस अटैक करते रहे और कर भी रहे हैं। इजराइल ने ईरान के मिसाइल्स और केमिकल वेपन्स प्रोग्राम से लिंक मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक की, जिसने कराज के शाहिद मिसामी ग्रुप और खुजेस्तान के IRGC बेसिस इंक्लूडेड थे। ईरान ने भी मिसाइल्स लॉन्च किए, लेकिन उनकी क्वांटिटी पहले से कम थी। हो सकता है कि उनकी मिसाइल स्ट्रेंथ अब वीक हो गई हो। इजराइल ने ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर बिल्डिंग और मेहरबाद एयरपोर्ट पर भी स्ट्राइक किया है। इस वॉर में दोनों तरफ काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं और इनोसेंट लोगों की जान भी चली गई है। ईरान के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 224 लोग मारे गए हैं और 1277 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप HRANA के हिसाब से ये नंबर्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। 1005 से ज्यादा डेड या इंजर्ड, जिसमें 200 सिविलियंस भी शामिल हैं। तेहरान में एक 14 फ्लोर की बिल्डिंग गिरने से 60 लोगों की जान चली गई और ताजरिश एरिया में 35 औरतें और बच्चों सहित 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं।
इसराइल के अटैक्स में ईरान के काफी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, जिससे उनकी डिफेंस और साइंस पावर को बड़ा झटका लगा है। इसराइल में भी ईरानियन मिसाइल से 24 लोग मारे गए हैं और 592 लोग इंजर्ड हुए हैं। कई सिटीज में हाउसेज और बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है और रेजिडेंशियल एरियाज पर भी काफी ज्यादा हिट हुआ है। इसराइल की इमरजेंसी टीम्स लगातार हेल्प कर रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। IAEA ने कंफर्म किया है कि नातांज और इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स को डैमेज हुआ है। इसराइल का कहना है कि उनके अटैक से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी टाइम के लिए डिले हो गया है और हजारों से ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। लेकिन कुछ US ऑफिशियल्स मानते हैं कि इसका इफेक्ट लिमिटेड हो सकता है और फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज करने के लिए स्पेशल बंकर बस्टर्स बॉम्ब चाहिए। इसके चलते ईरान NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर जाने का सोच रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म्स रेस का डेंजर और भी ज्यादा बढ़ गया है। इकोनॉमिक साइड पर भी कॉन्फ्लिक्ट का असर क्लियर दिख रहा है। जून 13 को ऑयल प्राइसेस 7% तक बढ़ गए हैं और जून 16 तक ये 11% तक चढ़ चुके हैं, जो एक महीने में सबसे बड़ा इंक्रीज है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर नीचे जाता जा रहा है और एयरलाइंस ने इसराइल, ईरान, इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस में फ्लाइंग बंद कर दी है, जिससे कि कई फ्लाइट्स कैंसिल और डाइवर्ट हो गई हैं। ईरान में फ्यूल के लिए लॉन्ग क्यूज और फूड की पैनिक बाइंग की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। इस वॉर में काफी कंट्रीज का रिएक्शन भी देखने को मिला है। US ने बोला कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एज यूजुअल, लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि US को पहले से पता था और कोऑर्डिनेशन भी हुई थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने तेहरान के लोगों को तुरंत सिटी छोड़ने की वार्निंग दी और ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने की एडवाइस भी दी। US ने मिडिल ईस्ट में अपने सोल्जर्स बढ़ा दिए हैं ताकि अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ US ऑफिशियल्स ईरान की न्यूक्लियर पावर को लेकर इसराइल से अलग ओपिनियन रखते हैं। जॉर्डन और साइरिया का एयर स्पेस भी इम्पैक्ट हुआ है और जॉर्डन ने कुछ ईरानियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया है। कतर रेडिएशन लेवल मॉनिटर कर रहा है और पीस टॉक्स में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी कुछ अरब कंट्रीज ने भी ईरानियन ड्रोन्स को स्टॉप करने में हेल्प की है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों कंट्रीज ने अपना साइड रखा है और UN ने शांति की अपील की है। रशिया, जिसका दोनों से रिलेशन नहीं है, उसने रीस्ट्रेन की एडवाइस दी है, लेकिन वहीं उन्होंने बोला कि इसराइल पीस टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना और टर्की ने भी टेंशन कम करने की बात की है। यूरोप की कई कंट्रीज ने ईरान से डिप्लोमेसी वापस शुरू करने को कहा है। जापान, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को इसराइल और ईरान से इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। इस वॉर का सबसे बुरा इम्पैक्ट इनोसेंट लोगों पर पड़ रहा है। दोनों साइड के सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड मेन इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बने हैं। लोगों के लिए ये टाइम फियर, कंफ्यूजन और टेंशन से भरा हुआ है। तेहरान जैसे बड़ी सिटीज में इवैक्यूएशन वार्निंग लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ है। फ्लाइट्स बंद होने और बेसिक नीड्स की शॉर्टेज ने लाइफ को मुश्किल बना दिया है। इस डायरेक्ट वॉर का इम्पैक्ट रीजनल पीस पर काफी ज्यादा सीरियस होगा। सबसे बड़ा डेंजर एक बड़े वॉर का है, जिसमें और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट भी बढ़ गया है, क्योंकि इजरायली अटैक्स ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए फोर्स करती जा रही हैं। ईरान के प्रॉक्सी सिस्टम को डैमेज होने के बाद ईरान को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। अभी डिप्लोमेसी का रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और US ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स भी रुक गए हैं। ट्रस्ट बनाना और टॉक्स रीस्टार्ट करना अब काफी ज्यादा टफ हो गया है। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर काफी ज्यादा पड़ा है, स्पेशली ऑयल प्राइसेस और स्टॉक मार्केट्स पे। आने वाले दिनों में सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो सकती है और इंटरनेशनल लीडर्स के लिए इस वॉर को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। उम्मीद है कि ये इन्फो आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने में मदद करेगी। वार्तालाप पर बने रहिए, हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।